मिडिल ईस्ट के टेंशन में मार्केट में गिरावट कितना अब तक देखने को मिल चुका है। आज मैं आपके सामने इंडियन मार्केट का आंकड़ा तो रखूंगा ही रखूंगा, इंटरनेशनल मार्केट का भी आंकड़ा रखूंगा, कुछ यहाँ पे इंडेक्स का आंकड़ा रखूंगा, जिससे हम जानेंगे कि दबाव यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है और सबसे कम दबाव भी कहाँ देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इतना बड़ा एक्सपोजर आईटी का होते हुए भी गिरावट फ्लेक्सी कैप में ऐसे फंड में कम क्यों देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आज आपके सामने 5 फ्लेक्सी कैप रखूंगा और जानेंगे कि आखिर क्यों पारंपरिक फ्लेक्सी कैप यहाँ पे सरवाइव कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके सामने जो मार्केट का व्यू रखना चाहते हैं, जी हाँ, आप देख सकते हो निफ्टी 50 का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो करीबन हाई से, जी हाँ, यहाँ पे 12 से 13% टूट चुके हैं। वैसे ही अगर सेंसेक्स का आंकड़ा देखूं तो यहाँ भी करीबन 13% के ऊपर का गिरावट हो चुका है। आप देख सकते हो 11,000 पॉइंट यहाँ पे टूट चुका है। जी हाँ, जहाँ पे 84 से 85,000 सेंसेक्स का लेवल था वो अब गिर के 74,000 पे देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ तो करीबन 7,300 पॉइंट का दबाव है और यहाँ करीबन हाई से 11 से 12% का गिरावट अब तक देखने को मिल चुका है। वैसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी यहाँ पे हाई से करीबन 8 से 9% का गिरावट है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 6,000 पॉइंट का दबाव देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं निफ्टी 500 की बात करूँ तो यहाँ 11 से 12% का गिरावट है, 2,700 पॉइंट का दबाव देखने को मिल रहा है। अब कुछ इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। जैसे डो जोन्स की बात करूं तो हाई से 7% का गिरावट यहां पे देखने को मिल रहा है। निकाई 225 में हाई से करीबन 8 से 9% का गिरावट है। यहीं पे अगर मैं चाइना का इंडेक्स देखूं तो यहां पे हाई से सिर्फ 2% का गिरावट है। अगर आप देखोगे तो सबसे कम जो असर देखने को मिल रहा है इस मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है वो यहाँ पे चाइना के मार्केट पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ आंकड़ा देखोगे तो वाकई में जो इंडियन स्टॉक्स मार्केट हैं वहाँ पे दबाव कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स देखोगे तो वहाँ पे 14-15% के ऊपर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। मिड कैप में करीबन 14% है, स्मॉल कैप में ये आंकड़ा करीबन 16 से 20% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो गिरावट इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आगे भी दबाव और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो अभी मैंने दबाव का आंकड़ा रखा ये पहले नहीं देखने को मिला, 2022 में भी देखने को मिला, 2024 में भी देखने को मिला। तो जल्दबाजी नहीं करना है, गिरावट और होगा, हम धीरे धीरे यहाँ पे लमसम का स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि इस गिरावट में कौन सा ऐसा फ्लेक्सी कैप है जो सरवाइव कर रहा है और क्यों सरवाइव कर रहा है। आपके सामने 5 से 6 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा भी रखूंगा। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, SBI फ्लेक्सी कैप और ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप का यहाँ पे आंकड़ा रखना चाहता हूँ। गिरावट में कितना दबाव देखने को मिल रहा है तो देखो, अगर मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखूँ तो 5 से 6% का गिरावट है। HDFC फ्लेक्सी कैप में करीबन 7 से 8% का गिरावट है। निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे 10 से 11% का आंकड़ा है। SBI फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे 8 से 9 और ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे करीबन 11 से 12% का गिरावट देखने को मिल रहा है। पर हम देखें तो सबसे कम जो गिरावट दर्ज किया गया है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो आईटी के स्टॉक्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये भी अगर नोटिस किया जाए तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आईटी का एक्सपोजर फिलहाल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आखिर फिर भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप क्यों सर्वाइव कर रहा है? देखो, इसके पीछे रीज़न क्या है। अगर आप नोटिस करोगे तो जो कैश होल्डिंग यहाँ पे है परसेंटेज, वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का आपको हमेशा 15 से 20% देखने को मिल रहा है। जी हाँ, गिरते हुए मार्केट में जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है तो वहाँ पे कैश होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसे में देखो, अगर यहाँ पे फंड मैनेजर पैसा कम डिप्लॉय करे तो वहाँ पे नुकसान ओवरऑल भी कम देखने को मिलेगा। और वही सिचुएशन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के साथ है। दूसरा, आईटी का एक्सपोजर बढ़ रहा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आईटी का एक्सपोजर ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो आईटी का एक्सपोजर है, कुछ इंटरनेशनल आईटी के एक्सपोजर भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो गिरावट कम है। जैसे इंडियन आईटी सेक्टर में देखोगे तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन
अगर आप जैसे कि इंटरनेशनल आईटी स्टॉक्स का आंकड़ा देखोगे तो वहाँ पे दबाव कम है और इसीलिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में उतना ज़्यादा दबाव बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। देखो तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप लार्ज कैप का और मिड कैप का और स्मॉल कैप का एलोकेशन देखोगे तो यहाँ पे लार्ज कैप का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको 12 से 13% या मैक्सिमम 16% का एलोकेशन देखने को मिलेगा मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन जैसे कि आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप हो गया, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप हो गया, यहाँ पे एसबीआई फ्लेक्सी कैप हो गया, ऐसे म्यूचुअल फंड में मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर हम एलोकेशन को ऐड करें तो कुल मिला के 20 से 25% का यहाँ पे कम से कम आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अब देखो जब आप नोटिस करोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव ज़्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप। अब ऐसे स्थिति में जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है वहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप का एलोकेशन कम होने से दबाव वहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। बाकी जो फंड्स हैं वहाँ पे दबाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगले पॉइंट की बात करूं तो देखो एक रीज़न ये भी है कि अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 1 साल, पिछले 1.5 साल, 2 साल का आंकड़ा देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस रिटर्न के मामले में आंकड़े थोड़े कम देखने को मिले। जी हाँ, और जैसे कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का आंकड़ा देख लो, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप का आंकड़ा देख लो, यहाँ पिछले 1 साल 1.5 साल में पैसा काफ़ी अच्छा ज़्यादा बना है। अब जो भी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई रिटर्न दे चुके थे। जी हाँ, जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, जो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप हो गया, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स थे, अब जब दबाव हुआ तो वहाँ पे गिरावट भी काफ़ी स्पीड से देखने को मिला, क्योंकि बिकवाली भी वैसे स्टॉक्स में ज़्यादा हुआ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो जंप कर चुके थे। इसके चलते भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे फंड्स में ज़्यादा गिरावट दर्ज किया गया है। आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल रखे हैं फंड के, उसमें से देखोगे तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का एयूएम काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, अब ऐसे स्थिति में एयूएम काफ़ी बड़ा होते हुए भी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने पिछले 1-1.5 साल में रिटर्न ज़्यादा दिया है, लेकिन सर्वाइव के मामले में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा यहाँ पे मजबूत देखने को मिल रहा है। तो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। अब अगर मैं 1 महीने और 1.5 महीने का डेटा स्किप करूं तो रिटर्न बना के नहीं दे रहा था वो फंड, लेकिन अब क्या है, आपके पोर्टफोलियो में डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। मान लो जहां गिरावट 10% या 12% आपके पोर्टफोलियो में दिखना चाहिए, वहां पे इस म्यूचुअल फंड के चलते 8 से 9% का गिरावट सिर्फ देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि आपके पोर्टफोलियो में 2 से 3% का यहाँ पे सर्वाइवल रेशियो देखने को मिल रहा है, जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के थ्रू देखने को मिल रहा है। हालांकि देखो, मैं ऐसा नहीं एडवाइस करता हूं कि आपको सिर्फ पोर्टफोलियो में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ही फोकस करना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी के लिए अपना एक प्लान बना रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में अगर इसमें से कोई भी फंड है तो आप उसको कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फंड आपको चेंज करना चाहिए। मैं सिर्फ आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का अभी जो रिटर्न है वो नेगेटिव के मामले में कम देखने को मिल रहा है कंपेयर टू अदर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। तक कह रहा है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।